हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 के 2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 8/20 3/20 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से है। Here given as two unlike parallel forces are shown in the figure, the resultant R can be located by the relation, है ना। तो that means these two forces are parallel and unlike। तो जैसे ही आपका parallel and unlike है ना, तो इसमें आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट R जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? आई F1 माइनस F2। कंडीशन क्या होगी कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ओके, और आई क्या हो जाएगी? F2 माइनस F1, दैट मीन्स हियर इन दिस कंडीशन F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर? बट हमें पूछा गया कि रिजल्टेंट का R से क्या रिलेशन है। दैट मीन्स जब हमारा दिस टू फोर्स F1 एंड F2 आर इन इक्विलिब्रियम, जब हमारा इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 एज वेल एज मोमेंट, है ना। जो मोमेंट हमारा डेवलप होगा, मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका मोमेंट अबाउट व्हाट? मोमेंट अबाउट आर। तो जब मोमेंट अबाउट आर लेंगे तो हमारा क्या होगा? F1 इंटू व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दैट इज D1। क्लियर? तो ये यदि हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस क्या हो जाएगी? F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हाट? D2 इक्वल टू हमारा 0 होगा। दैट मीन्स F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। तो देखिए हमारा कोई रिलेशन कौन सा आ रहा है? हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो इस रिलेशन को क्या है? फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि नो रोटेशन, रोटेशन हमारा पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि आपका इसमें क्या है? दिस फोर्सेस, दिस मोमेंट, है ना, ये मोमेंट इज इक्वल टू दिस। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगी तो उस केस में हमारा क्या है? जो कपल है, ड्यू टू कपल, है ना, जो कपल जनरेट हो रही है, जो मोमेंट जनरेट हो रही है, दिस मोमेंट, है ना, मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। सो देयरफॉर नो रोटेशनल मोशन इज हैपेंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, ऑन ए लैडर रेस्टिंग ऑन ए ग्राउंड, स्मूथ ग्राउंड, है ना। तो देखिए आपका कैसा है सिचुएशन? ये आपका दीवार ये है ना, एंड लीनिंग अगेंस्ट रफ वॉल, ये जो आपका दीवार है ना, ये हमारा क्या है? रफ वॉल है। और ये जो है हमारा क्या है? दैट इज स्मूथ सरफेस। और इस तरह से लैडर मतलब सीढ़ी इस तरह से आपका रखा हुआ है ना। जब सीढ़ी रखा हुआ है तो क्या है? फोर्स आपका लगेगा ड्यू टू जो भी आपका इसका ग्रेविटेशनल वेट है। तो जब लगेगी तो बोल रहा है कि क्या होगा? तो ये स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है तो देयर इज नो फ्रिक्शन।
बट फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन आपका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। अब इसे हम N2 देते हैं, और इधर क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज N1। और ये जब डाउन साइड जाएगी, ये डाउन मूव करेगी, है ना, तो ये इधर मूव करेगी, दैट मीन्स आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा, है ना, F। तो अभी आपका पूछ रहा है कि इन दिस केस, है ना, क्या हो रहा है, तो देख पूछ रहा है कि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सरसाइज। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड एंड अपर एंड। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टुवर्ड्स द बॉल एंड अपर एंड। नो, टुवर्ड्स द बॉल हो रही है नहीं, क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जस्ट मोशन के अपोजिट में, और मोशन क्या हो रहा है, ये डाउन साइड जा रही है। टुवर्ड्स द बॉल एट लोअर एंड, लोअर एंड पे तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका ये क्या है, स्मूथ सरफेस, दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। डाउनवर्ड इट्स अपर एंड, नो, यदि यही रहता कि वे ऊपर की तरफ सीढ़ी को स्लाइड करते तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स डाउन साइड लगती है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड। आपका यहाँ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा हमें गिवन है क्या, 5 रेडियन पर सेकेंड, मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, एक आपका सर्कुलर डिस्क है, ये क्या हो रहा है, मूव कर रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। द मास एंड रेडियस ऑफ डिस्क, आपका मास क्या है, दैट इज 10 kg एंड रेडियस आर इक्वल टू 1 मीटर। आपका ये 1 मीटर रेडियस गिवन है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी पोजेज बाय द डिस्क, है ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोजेज बाय द डिस्क क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, जो इस मूव हो रही है, प्लस ये स्पिन भी हो रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल। तो अभी आप इसको इंसर्ट कर दीजिए, तो हाफ एम भी की जगह क्या होता है, आप एंगुलर रिलेशनशिप से पढ़े होंगे, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे आपको क्या है, ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ। अब ये डिस्क है तो अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर, है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप सभी वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दीजिए, तो हाफ इंटू मास इज 10 kg, ओमेगा इज 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 1/4 इंटू आपका क्या है ये एम आर स्क्वायर, तो एम इज 10 kg, आर 1 है तो 1 हो गई, इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 25। तो आप इसे करेंगे तो क्या हो गया, 5, ये हो गई 2.5, है ना, तो 25 बचे 25 से, और 25 बचे 25 625, तो 62.25 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 5 2 7 6 2 8, दैट इज 187 पॉइंट, है ना, 187 625 होगा ना यहाँ पे, 187.5 न्यूटन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? हैव एनी डाउट? यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग द लिफ्ट्स, है ना, अब ये क्या है, लिफ्ट है, तो आपका ये डिस्क इस तरह से लगा हुआ है, और इसमें क्या है, जो केबल है उसको सपोर्ट, ये अप एंड डाउन वाली केबल है ना, दैट इज गिवन, है ना। इफ लिफ्ट मूविंग इज ट्वाइस, तो ये क्या है, इससे आपका लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि लिफ्ट्स मूविंग अपवर्ड द ट्वाइस इन द टेंशन, है ना, ट्वाइस इन द टेंशन
व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इक्वल टू, तो कंडीशन पहला क्या है कि व्हेन लिफ्ट, है ना, व्हेन लिफ्ट मूविंग व्हाट अपवर्ड, है ना, तो जब अपवर्ड मूव करेगी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका ये वेट लगेगी, है ना, तो टी अप जो टेंशन है अप साइड में माइनस क्या हो जाएगी, मास इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन सेकेंड कंडीशन क्या है कि व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, तो जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो टी डाउन, है ना, टेंशन इन डाउन साइड, है ना, तो क्या होगा एम जी नीचे माइनस टी डाउन साइड इक्वल टू एम ए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा जो टेंशन इन अप साइड इज ट्वाइस ऑफ द टेंशन इन डाउन साइड। तो आप इसे इंसर्ट कर दीजिए। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप देखिए टी अप इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा एम इंटू जी प्लस ए, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो, है ना, और उसी तरह से जब टी डाउन करेंगे, है ना, टी डाउन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए। अब दोनों के बीच हमारा रिलेशन है, तो इसी रिलेशन को टी अप की जगह आप पुट कर दीजिए, क्या है एम इंटू जी प्लस ए, टी डाउन ट्वाइस, डाउन में क्या है एम, है ना, इंटू जी माइनस ए, तो ये क्या हो गई एम जी प्लस एम ए इक्वल टू ट्वाइस एम जी माइनस ट्वाइस एम ए। दोनों को एक साइड ले आइए, है ना, तो ये ट्वाइस एम जी क्या हो जाएगा 3 ma इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, a इक्वल टू क्या हो जाएगी g/3। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा g/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग equipment can be used for construction work, like to clear the site of the work, to make land level etc। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इक्विपमेंट जो यूज होता है, विच इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, लाइक द क्लियर द, मतलब आपको साइट क्लियर करनी है, लैंड लेवलिंग करनी है, तो किस इक्विपमेंट का आप यूज करते हैं, है ना। तो आपका यहां जो है कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, कमेंट में जल्दी कमेंट करें। दैट इज बुलडोजर। ओके, अब बोलेंगे सर क्यों, तो देखिए ये जो स्क्रैपर है, तो स्क्रैपर कहां पे यूज करते हैं, स्क्रैपर क्या यूज होता है, यूज्ड फॉर, है ना, अर्थ मूविंग। दैट मीन्स आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज ले जाना है, तो उस केस में अर्थ मूविंग के केस में स्क्रैपर यूज करते हैं। तो यहां पे हमें क्या बोला गया है, साइट क्लियर करने के लिए, लैंड लेवल करने के लिए, तो दैट मीन्स हमारा यहां पे नहीं होगा। और ये क्या होता है, और दूसरा है ये आपको शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस में जब मूव करना है ना, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ग्रेडर, तो ग्रेडर होता क्या है ना, तो ग्रेडर क्या है, ये प्रिसीजन वर्क के लिए यूज करते हैं, लाइक जहां पे हमें स्लोप कटिंग है ना, यहां इसको कहां पे यूज करते हैं, स्मूथिंग कर लिए, है ना, ग्रेडर जो यूज करते हैं
किसके लिए? स्मूथिंग, है ना, और आइदर स्लो क्रिएटिंग स्लोप, है ना, और आइदर फिनिशिंग के लिए। अब एक्सावेटर कहां पे यूज करते हैं, है ना, तो एक्सावेटर का यूज जो होता है यूज्ड फॉर किसके लिए? डिगिंग, दैट मीन्स आपका गड्ढा, है ना, डिगिंग, ट्रेंचिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग विद द बकेट, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपको टेरिन वगैरह, रिमूविंग द लार्ज रॉक, है ना, रिमूविंग द लार्ज रॉक, ओके, बट नॉट यूज्ड फॉर द ब्रॉडर एरिया लेवलिंग, ये भी आपका छोटा सा के लिए, है ना, बट नॉट यूजफुल फॉर द लार्ज। तो बच गया क्या? बुलडोजर। और बुलडोजर क्या होता है? इसमें आपका बकेट लगा होता है, इट इज इक्विप्ड विथ ए लार्ज ब्लेड टू पुश सॉइल, डिवेरिस, रॉक, क्लियर द साइट, रिमूविंग द ट्री स्टम्प, डेवरीज, है ना। और ये इसका क्या है? रफ हैंडलिंग होता है, दैट मीन्स you should use for that the bulldozer for which purpose? Sorry, clearing the site work, make the land leveling, okay. Size of theodolite is given by, तो theodolite क्या होता है? Theodolite is a precision equipment for measuring that the elevation of that site, हम इसमें एंगल मेजर करते हैं, वर्टिकल एलिवेशन एंड व्हाट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एलिवेशन। तो पूछ रहा है कि साइज ऑफ दी थियोडाइट इज व्हाट, तो इसमें दो होते हैं, लोअर डायमीटर, अपर डायमीटर। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं? अपर डायमीटर को इधर उधर मूव करते हैं विद द फिक्स ऑफ दी लोअर डायमीटर। लोअर डायमीटर प्लेट को हम फिक्स कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग बेस प्लेट से हम क्या करते हैं? उसी को हम बेस मान के मेजर करते हैं अपर प्लेट से। तो साइज ऑफ थियोडाइट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ दी लोअर प्लेट, है ना। बहुत सारे जगह आप बोलेंगे कि नहीं सर अपर से हम मेजर कर रहे, नहीं, आपका अपर को हम मेजर करते हैं अपर के थ्रू, बट लोअर को फिक्स करके लोअर के करस्पॉन्डिंग ही, है ना। तो दैट कैन बी प्रिंसिपल ऑफ द थियोडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए टोटल स्टेशन इक्विपमेंट। तो देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग का सर्वेइंग का प्रॉब्लम है, ये भी, है ना। तो अभी आपका पूछ रहा है कि आपका टोटल स्टेशन, तो टोटल स्टेशन जो सर्वेइंग हम कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या है? जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, उसे हम टोटल स्टेशन में बोलेंगे। तो क्या टोटल स्टेशन में बैटरी यूज होता है? यस, क्योंकि बैटरी इसलिए हम यूज करते हैं कि आपका उसमें क्या होता है, जो भी डिवाइस है उसको पावर रिक्वायर्ड होगी ऑपरेट करने के लिए, दैट मीन्स आपका बैटरी भी क्या है? टोटल स्टेशन इक्विपमेंट में आ जाती है। सीरियल केबल, तो सीरियल केबल का हमारा क्या है? और आइदर इसको यूएसबी बोलते हैं, तो ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, और आइदर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये भी हमारा क्या है? टोटल स्टेशन में आ गया। मेमोरी कार्ड में भी हम क्या करेंगे? डाटा स्टोर करेंगे। तो बस क्या गया? एलआईडेड। तो आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं है ना। तो इट इज ए ट्रेडिशनल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? दिस वन इज द ट्रेडिशनल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड which can be used as a plane table for the manual surveying, है ना। ये हमारे क्या है? चलिए इसमें लिख देते हैं, it is an optical instrument which can be used for मैनुअल सर्वेइंग, है ना, एज ए प्लेन टेबल। क्लियर? नेक्स्ट, रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन फिक्स्ड इनपुट इज। तो ये पूछ रहा है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ ए गिवन तो क्या होगा? एक्यूरेसी कहलाता है, प्रिसीजन कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है।
तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी मीन्स कि हाउ क्लोजेज ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। दैट मीन्स ये होगी क्या? रिपीटेबिलिटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट नहीं। रिपीटेबिलिटी मतलब क्या? जो हम मेजर करें, एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, हमारा सेम ही आना चाहिए। दैट मीन्स एक्यूरेसी तो नहीं होगी, क्योंकि एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी? हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज द ट्रू वैल्यू। क्लियर? तो एक्यूरेसी कैन नॉट accuracy is about correctness but not the true for the consistency। इसको क्या है? ये not used for the consistency। then precision, तो precision and repeatability are closely related। क्यों? both describe the consistency in the output। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोलेंगे सर रिजोल्यूशन क्या है? तो रिजोल्यूशन में क्या होता है? द डिग्री, है ना, द डिग्री टू विच रिपीट द मेजरमेंट एग्री विथ ईच अदर। दैट मीन्स ये भी क्या है? कंसिस्टेंसी होती है बट नॉट द करेक्टनेस, है ना, सॉरी। तो दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। अब हम रिजोल्यूशन में क्या है? इसके पहले जो बोले वो प्रिसीजन था। रिजोल्यूशन क्या है कि स्मॉलेस्ट चेंज, यदि हम थोड़ा सा भी इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या है? डिटेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स रिजोल्यूशन। दैट मीन्स अब बोलेंगे सर सेंसिटिविटी क्या है? तो वही आपका रेशियो क्या है? आउटपुट चेंज टू द इनपुट। तो ये रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी बोथ आर क्लोजली ईच अदर। तो इस केस में क्या हुआ? रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन फिक्स्ड इनपुट इज कॉल्ड precision। LVDT वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, LVDT का फुल फॉर्म क्या हो गया? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर में दो होता है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो बोल रहा है LVDT वर्क किस पे करता है? कौन से प्रिंसिपल पे? तो LVDT वर्क्स ऑन दी व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल, है ना। तो अभी म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल कौन सा है? ऑप्शन बी, है ना। अब इसमें वेरिएबल इसलिए आपका जोड़ दिया है कि जब हम आप चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होता है। तो उस अकॉर्डिंग टू, है ना, ड्यू टू दिस वन वायरिंग वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू व्हाट? वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि आप जब प्राइमरी कॉइल में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी में चेंज होता है ना। एंड डिपेंडिंग अपॉन दी सो मेनी पैरामीटर लाइक नंबर ऑफ कॉइल, बाइंडिंग कॉइल, कोर, है ना। तो LVDT वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल? तो म्यूचुअल वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? द बेसिक यूनिट इन द एंगुलर मेजरमेंट इज व्हाट, है ना। तो बेसिक मेजरमेंट क्या है? दैट इज डिग्री इज द बेसिक मेजरमेंट। क्योंकि डिग्री आपको क्या है? डिग्री आपका क्या है? बेसिक मेजरमेंट है। और वो क्या है? डिग्री, मिनट और सेकेंड में हम करते हैं। फिर बोलेंगे रेडियन भी तो है सर। तो रेडियन क्या है? ओनली फॉर एंगुलर। यहां पे बोल रहा है एंगुलर मेजरमेंट, है ना। तो इस केस में आपका डिग्री आंसर होगा, लेकिन आपका अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, है ना, बीपीएससी के आंसर पे जाएंगे तो राइट आंसर दिया है राइट एंगल डी। तो यहां पे राइट एंगल क्या? रेडियन भी तो नहीं दिया है ना। तो इसलिए क्या है आपका क्या कौन सा होगा? करेक्ट जो है आपका डिग्री। और ये डिग्री जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल मेजर है। मिनट, सेकेंड, ये सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। क्लियर? यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर, है ना। अब पूछ रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज यूज किस लिए करते हैं? तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में अस्क्राइबिंग लगा रहता है, तो उसके लिए क्या है? आप यूज फॉर द फ्लैटनेस टेस्टिंग। अब यह फ्लैटनेस टेस्टिंग हम यूज करते हैं, है ना। ऑप्शन इज करेक्ट। बट बहुत सारी जगह आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे कहीं पे भी तो वो देगा कि फॉर लेआउट, वर्क एंड इंस्पेक्शन, यस यूज करते हैं। बट प्राइमरी फोकस क्या होता है कि हम सरफेस को लेवल,
सरफेस लेवल मीन्स आपका क्या है, स्मूथनेस कितना है ना, वही फ्लैटनेस हम चेक करते हैं ना कि आपका फ्लैट कितना है सरफेस। इधर से स्क्राइबिंग बॉक्स लगा रहता है, उसे हम करते हैं, मार्किंग भी करते हैं, है ना। तो इट इज यूज्ड फॉर द वेरियस वर्क इंक्लूडिंग द स्क्राइबिंग लाइन, ट्रांसफर द मेजरमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, Morse circle construction valid for both stress as well as area moment of inertia because what, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है तो बोथ आर द सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, a solid shaft of 100 mm diameter and 1 meter long is subjected to twisting moment T. This shaft is replaced by a hollow shaft having outer diameter 100 mm and inner diameter is 50 mm. If maximum shear stress induced in both shafts is same, the twisting moment T transmitted by hollow shaft मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, देखिए क्वेश्चन यहां पे पूछा है हॉलो शाफ्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, कितना घट जाएगा। तो देखिए इस केस में आपका क्या है कि टी है ना, टी हॉलो टॉर्क इन हॉलो डिवाइडेड बाय टॉर्क इन सॉलिड, जो आपका डेरिवेशन करने के बाद एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस के टू द पावर 4। तो के इज व्हाट, केज क्या होता है, स्मॉल डी है ना अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि यहाँ पे हॉलो शाफ्ट भी है तो उसका रेशियो। तो अभी आप देखिए स्मॉल और किसमें मिक्स होगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगी ना, क्योंकि आपका के देखेंगे तो ये 50, ये 100, ये क्या हो गया, दैट इज 1/2। तो 1/2 टू द पावर 4 दैट इज 1 माइनस 1/16। क्लियर, दैट इज 15/16। तो यहां से आप देखेंगे कि टी हॉलो जो हो रही है वो किसके बराबर है, 15/16 टाइम्स ऑफ टी सॉलिड। और फट से आप क्या करेंगे देखेंगे, जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो पूछ रहा है कि हाउ मच रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो गया। तो टी हॉलो इतना है ना, जब टी सॉलिड है ना, क्या पूछ रहा है कि हॉलो शाफ्ट रिड्यूस कितना घट गया। तो पहले क्या था, टी सॉलिड था है ना, तो कितना घट गया, घटा दिया, तो ये 15/16 क्या है, टी सॉलिड। आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 टी सॉलिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The stress induced in a shaft due to bending and torsion load are 80 megapascal and 30 megapascal. The yield stress of the shaft material is 280 megapascal. Using the maximum shear stress theory, the factor of safety is. तो कुछ नहीं, आपको इसमें क्या करना है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। तो सिग्मा है ना, क्या होगा 1 2 देते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाता है फॉर्मूला, हाफ इनटू है ना, यहां पे देखिए बेंडिंग स्ट्रेस दिया है ना, तो सिग्मा बी है ना, आप इसको डायरेक्ट स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट करके है ना, सिग्मा बी प्लस माइनस है ना, सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, हाफ इंटू सिग्मा बी हमारा जो क्या है दैट इज 80 मेगापास्कल प्लस माइनस 80 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 30 का होल स्क्वायर, वन बाई 2 80 प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 88 64 प्लस 3 9 3600। तो जब इसे आप करेंगे कैलकुलेट तो हाफ इंटू 80 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगी
100, है ना। तो आपका क्या है, यदि मैक्सिमम हम लेंगे तो 80 प्लस, है ना, 80 प्लस 100, तो 180 दैट इज 90 मेगापास्कल। यदि हम मिनिमम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 मेगापास्कल। क्लियर। अब हमारा अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो टाउ मैक्स जो हो जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 90, ये प्लस हो जाएगी बाय 2, दैट इज क्या हो जाएगा 50 मेगापास्कल, है ना। सिग्मा मैक्स हमको निकल गया। अब टाउ जो है एलेवल कितना हो जाएगा, तो क्या आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना है, तो क्या होता है दैट इज 50%, 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ यील्ड, तो क्या है 280 इंटू 0.5 दैट इज 140 मेगापास्कल। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, टाउ एलेवल, है ना, टाउ एलेवल अपॉन टाउ मैक्स, that is 140 divided by 50, cancel out, that is 2.8. Clear? So option D is correct. Next, a column of length L has one end hinged, है ना। अब कॉलम एंड स्ट्रक्ट से आपका प्रॉब्लम आ गया, है ना। तो बोल रहा है कि कॉलम एंड स्ट्रक्ट में आपका पूछा है कि ये क्या है, एंड हिंज है ना, ये क्या है हिंज है, एंड अदर इज फिक्स्ड, ये क्या है आपका फिक्स्ड है। द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज, डायमीटर इज d, द स्लेंडरनेस रेशियो इज व्हाट, है ना। तो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ना, स्लेंडरनेस रेशियो, तो क्या होता है L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय K, दैट इज K क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां पे देखिए आपका बोथ एक हिंज है एक फिक्स्ड है, तो इस केस में हमारा जो कंडीशन है L इक्विवेलेंट क्या हो जाता है L बाय रूट 2, और K रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो क्या होता है I इक्वल टू A इंटू के स्क्वायर। तो आपका I इंटू के स्क्वायर, तो यहां से जब K कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आता है दैट इज D/4, आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए, तो L डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू D/4, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू L, है ना, लिख सकते हैं ना। अब डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू D, और अब इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2L डिवाइडेड बाय रूट 2D, एक से एक कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2 रूट 2 L/D। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट देखेंगे कि आपका बीपीएससी क्या आंसर दिया था रूट 2 L/D, है ना, ये गलत है, फिर बाद में इसको ओमिट किया है। क्लियर। द कॉमन हाउस होल्ड ग्लास इज, है ना, तो पूछ रहा है कि कॉमन हाउस होल्ड ग्लास कहां यूज होता है, तो कौन सा सोडा लाइम ग्लास जो है कॉमन हाउस होल्ड में होता है, तो इसको क्या यूज करते हैं यूज्ड एज विंडो, है ना, बोटल्स, लाइट बल्ब, है ना। तो बोलेंगे सर बोरोसिलिकेट का क्या यूज करते हैं, तो बोरोसिलिकेट का जो और आंसर भी होगा सोडा लाइम। तो अब बोरोसिलिकेट किसके लिए, तो बेकिंग डिशेस लाइक ग्लास कुकिंग पॉट, है ना, ग्लास कुकिंग पॉट, है ना, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक ग्लास। तो इसलिए हमारा इस केस में क्या होगा कॉमन हाउस होल्ड ग्लास दैट इज सोडा लाइम यूज करते हैं, और आंसर भी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी सोडा लाइम है। Which one of the following timber is used for the sports goods, that is मलबरी। मलबरी क्या है सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल,
दैट्स वाई वी शुड यूज एज द मलबरी फॉर द स्पोर्ट्स गुड। बॉल बेयरिंग आर जनरली मेड ऑफ, है ना। तो बॉल बेयरिंग क्या होता है कि बॉल बेयरिंग जो होता है हमारा वो क्रोम स्टील का बना होता है ना। एंड क्रोम स्टील ऑलवेज यूज फॉर द बॉल रोलर, केस ऑफ द रोलर। तो यहां पे आपको दिया है कार्बन क्रोम स्टील, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। The alloy used for manufacturing of food processing machinery is, तो ये जो भी है आपका ऑप्शन दिया, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। और बीपीएससी आपको क्या है, इस क्वेश्चन को क्या किया था, डिलीट किया था, क्योंकि आपका एलॉय ऑफ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग मशीनरी इज, है ना, क्या होगा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील यूज होता है। क्लियर, आपको इस चीज के लिए स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कॉपर हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, है ना। इट्स एटॉमिक रेडियस इज 1.2 एंगस्ट्रॉम एंड एटॉमिक मास इज 63.5। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज व्हाट, ये मटेरियल साइंस का आ गया। तो डेंसिटी ऑफ द कॉपर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एन ए इंटू भी सी। एन क्या है, एन ए क्या है हमारा, एवोगाड्रो नंबर है। एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल है। ए एटॉमिक मास, भी सी क्या है आपका वॉल्यूम। तो इस केस में आपका क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है, 4। ए डिवीजन है, एन ए आपका एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, दैट इज 23। क्लियर। तो अब VC का हमारा क्या होगा, तो VC हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू एंड ए इक्वल टू 2√2R होता है। और R की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.2 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। आप इसको कलेक्ट करेंगे, है ना, तो आपका VC निकल जाएगा 2√2 इंटू R का क्या है, क्यूब, है ना। तो 1.28 इंटू 10 टू पावर -10 का होल क्यूब। इसे आप सोल्व करने जाएंगे तो आपका आ जाएगा 4.74 इंटू 10 टू पावर -29, है ना। अब ये आने के बाद अब सारे वैल्यू को इसमें इंसर्ट करेंगे तो n इक्वल टू 4, 63.5 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर क्या है 23 इंटू 4.74 इंटू 10 पावर -29। लग रहा था कितना है ना। तो अभी देखिए ये आपका क्या हो गया 3 6, तो आपका यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 6 बचा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको इसको जब सोल्व करेंगे तो 8.89 इंटू 10 पावर 3 क्या केजी पर वाट, ये मीटर क्यूब में है। आप ऐसा नहीं कि आपका केजी एमएम कर दें ये, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। इन वर्क मैनेजमेंट थ्योरी ट्रांसलेशनल एनालिसिस इज अप्लाइड टू डिटरमिन द, है ना। तो इसमें ट्रांसलेशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि आपका जो भी वर्क मैनेजमेंट में होता है हम क्या करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेशन करते हैं, दैट मीन्स आपका कॉज ऑफ द पर्सनल बिहेवियर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनपुट नेटवर्क हैज 3 एक्टिविटी ऑफ द पाथ विथ मीन टाइम इज गिवन है ना। तो प्रोजेक्ट मीन टाइम हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट मीन टाइम क्या हो गया 3 + 8 + 6 दैट इज 17। देन स्टैंडर्ड वेरिएशन आर 1 2 3 आर रिस्पेक्टिवली, है ना। अभी आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 आर रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी, तो क्या पूछ रहा है कि आपका वेरिएंस, है ना,
तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस जो है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 3 का स्क्वायर। तो करेंगे 3 तिया 9, 2 2 4, 9 4 13, 1 14 है ना। क्लियर? अब इसको जब हम रूट के अंदर लेंगे तो नहीं होगा। जब हम वेरिएंस की बात करेंगे तो उस केस में हमारा नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया 9। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, है ना, दैट इज 3। तो प्रोजेक्ट दैट मीन्स आपका जेड जो प्रोबेबिलिटी होगी, आपका प्रोजेक्ट का गिवन टाइम 20, मीन टाइम 17 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वेरिएंस दैट इज 3। तो 3/3 क्या है 1। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका z लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो आपका प्रोबेबिलिटी चार्ट से देखेंगे कि आपका परसेंटेज कितना होगा, तो 84। क्लियर? डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीन इज कैटेगराइज अंडर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, है ना। तो बर्नौलीज थ्योरम कहां पे एप्लीकेबल होता है? फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो अब आप हमने जो स्टेटमेंट बोला बर्नौलीज थ्योरम, है ना, एप्लीकेबल फॉर, यहीं पे लिखते हैं स्टडी, है ना, इन कंप्रेसिबल, है ना, एंड नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो along the स्ट्रीम लाइन। अब इसके अलाउ तो बोलेंगे सर ये स्ट्रीम लाइन ओके, टर्बुलेंट नहीं, नॉर्मल फ्लो नहीं, बट यहां पे देखिए इससे भी बेटर है परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम। यस, तो ये भी आपका नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमारा काम करता है प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास पे। तो यहां पे क्या होगा, रिलेटेड टू मास रेट ऑफ द फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। क्लियर? तो अभी के लिए हमने क्वेश्चन 1 to 25 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 25 to 50, जिसमें अभी क्या है इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल के क्वेश्चन, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं सभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अप टू 25 में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, एक्सप्रेस करेंगे यदि कहीं पे आपको डाउट है ना। और यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।